ये बेसिकली इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी जो है वो एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज किया जा सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेट्स से ये कोई सिलेंडर है या आप कह लें कोई बर्तन है, कभी आपने जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100% एग्जांपल ना भी उसको मीट करे तो कोई बात नहीं है, जस्ट आपको समझाने की खातिर से। ये आपके पास बेटा एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन के अंदर फर्ज करें आप मिल्क ले लें, दूध, ठीक है। अभी ये मिल्क ठंडा है, ये लेट से ये पिस्टन है, ठीक है, ये आपने उसके ऊपर वेट रखा हुआ है, प्रेशर डाला हुआ, ठीक है जी। अच्छा फर्ज करें आपने एक दूध ले लिया जी, इसके अंदर इसको आपने बर्नर के ऊपर रख दिया। अभी ये ठंडा है तो इसका मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, इंटरनल एनर्जी कम है। आप इसे रख दें किसी बर्नर के ऊपर, ले बर्नर के ऊपर रख दी, बर्नर से आपने इसे क्या दी, हीट दी। कितनी हीट फर्ज करें दी, डी क्यू, क्यू कह लें या डी क्यू कह लें, नो प्रॉब्लम। डी क्यू हीट आपने इस सिस्टम को प्रोवाइड की, इस मिल्क को प्रोवाइड की। इस मिल्क ने उस डी क्यू हीट का क्या किया, ये गर्म हो गए। पहले आप इसमें उंगली डाल सकते थे, अब उंगली डाल के दिखाएं जरा, अगर ये उबलना शुरू हो जाए, इसका मतलब है उस हीट ने क्या किया, उस हीट का कुछ हिस्सा किस में बदल गया, उस मिल्क की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में सर्फ होगा, और कुछ हिस्सा क्या करेगा। अगर ये जो ढक्कन है, बाजू का आप दूध को आप उबाल रहे हो तो क्या होता है, वो ढक्कन साफ ऊपर की तरफ, जब दूध को उबाला आता है, ठीक है ना, वो उबलता है, बॉयल होता है, तो क्या होता है, वो ढक्कन ऊपर मूव करना शुरू करता है। तो इसी तरीके से वो जो हीट आपने इस मिल्क को या सिस्टम को दी है, वो हीट ने दो काम किए हैं, एक उसने उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, प्लस इस पिस्टन के ऊपर वर्क हुआ, जिसके नतीजे में ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है जी। अब यहां पर जो वर्क हम ले रहे हैं इस सूरत में, वो किसका वर्क है, इस मिल्क का वर्क है, सिस्टम का वर्क है। सिस्टम से मुराद अगर हम यहां पर आ जाए तो गैस है, तो गैस ने वर्क किया है पिस्टन पर, बात समझ में आई। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो गैस का किया हुआ वर्क पिस्टन पर क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन पिस्टन का किया हुआ वर्क गैस पर क्या होगा, नेगेटिव। इस बात को आपने ज़हन में रखना है, बात समझ में आ गई। अगर आप सिस्टम कह रहे हैं गैस को, तो फिर इसका मतलब है जब एक्सपेंशन होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वर्क नेगेटिव होगा। कब, जब सिस्टम हमारा कौन सा है, गैस। किसका किया गया वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा किसका, गैस का, व्हेन इट एक्सपेंड्स, और नेगेटिव होगा व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। ये कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन ये मामला है अगर हम सिस्टम किसको कह रहे हैं, गैस को कह रहे हैं, बात समझ में आ गई। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन किसका हमने कैलकुलेट किया था, पिस्टन का। अगर पिस्टन का वर्क, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है लेट से, तो पिस्टन किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ पिस्टन, तो इसका मतलब है फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, जहां वो ऊपर की तरफ रहा है, तो वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये बात आपने क्लियर रखनी है, क्लियर करनी है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क कब होगा, जब गैस या तो एक्सपैंड करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अगर एक्सपैंड कर रही हो तो मामला रह गया पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर हम कहें वर्क डन बाय द मिल्क और वर्क डन बाय द गैस, तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन के दौरान पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन द गैस व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो वो क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप पिस्टन का किया हुआ वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स, तो वो क्या होगा, नेगेटिव, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा, उसका उलट क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो ये जरा थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है, क्लियर रखना है, कहीं पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो आपने ये पहले देखना है कि ये वर्क जो है वो कौन कर रहा है, वेदर इट इज डन बाय द गैस और डन बाय द पिस्टन। ठीक होगी बात, आई थिंक कि आप क्लियर होगी बात। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, dq, this is the mathematical form of first law of thermodynamics. dq is equal to, this is the heat given to the system. ये जो हीट है ये आपने सिस्टम को दी, उस जो हीट आपने सिस्टम को दी उसने क्या किया, उस सिस्टम की ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया बल्कि सिस्टम ने उस हीट से कुछ वर्क भी किया।
So this is a mathematical form of first law of thermodynamics. अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी जगह पर, तो हमें उसके साइन कन्वेंशंस को पढ़ना बड़ा जरूरी है, ज़हन में रखना जरूरी है, ठीक है। तो क्या जी साइन कन्वेंशंस क्या है कि डी क्यू यानी हीट इज टेकन पॉजिटिव व्हेन इट इज एडेड टू द सिस्टम, यानी जब आप सिस्टम को हीट देंगे, गैस को हीट देंगे, तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर हम यहां से हीट बाहर निकाल लें तो क्या होगा जी, इट इज टेकन एज नेगेटिव। इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस तरह से इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी टेकन एज पॉजिटिव व्हेन हीट टेम्परेचर इंक्रीजेस, और व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस इट इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद ये वर्क का मामला मैंने आपको बता दिया है कि जब एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द पिस्टन इज टेकन एज नेगेटिव, और जब कंट्रैक्शन होगी वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द पिस्टन इज टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर है। लेकिन यहां पर अब मैंने लिख दिया यहां पर कि वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन डन बाय द गैस एंड व्हिच इज नेगेटिव व्हेन, प्लीज आपने बात को ज़हन में रखना है, क्लियर रखना है, कोई इसमें अभाम वाली बात या कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमारे जो प्रोसेसेस हैं हम पढ़ चुके हैं पहले, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है एंड आइसोबैरिक प्रोसेस है, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। मुख्तसर थोड़ा देखना ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अपनी क्या शक्ल इख्तियार कर लेगा इन ऑल दीज प्रोसेसेस। सो फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, दैट प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। जब कोई हीट सिस्टम को ना आएगी ना आप उसे देंगे, तो क्या होगा जी, ना हीट वो ले रहा है ना दे रहा है, एक आइसोलेशन है, हीट आइसोलेशन है, एक ऐसा सिस्टम आपने लिया हुआ विच इज इन हीट आइसोलेशन, यानी हीट ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, ठीक है जी। अगर हीट की कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है डी क्यू फिर क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या आ गया जी, डेल डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये हमारे पास ये आ गया, इसको इधर ले जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिस्टम कोई हीट नहीं लेगा, ठीक है, और वो सिस्टम वर्क कर रहा हो, यानी गैस वर्क कर रही हो, यानी गैस एक्सपेंड कर रही हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उस सिस्टम को अपनी इंटरनल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, कम करना पड़ेगा। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल में अक्सर आम रोजमर्रा जिंदगी में हम जब रोजा रख लेते हैं, ठीक है, तो हम एनर्जी बाहर से नहीं लेते, समझ आ गई बात। तो फिर हमें अगर हमारा सिस्टम तो मेटाबॉलिज्म तो वर्क कर रहा है, इसका मतलब है फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी इंटरनल एनर्जी को लूज करना पड़ता है। यानी अगर सिस्टम वर्क करेगा तो देन वी हैव टू लूज, और वी हैव टू द सिस्टम विल डू वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। ये मामला अगर इधर ले आए, अगर सिस्टम पर हम वर्क करें, गैस कॉन्ट्रैक्ट करे, तो क्या करेगी, गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो फिर उसके ऊपर जब वर्क होगा तो दैट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम ये लिख सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए हम ये लिख सकते हैं, और हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट किया हुआ है, किसके बराबर है जी, 1 ओवर गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1, और ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। गामा जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, Cp ओवर Cv। इट इज अ रेशियो बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स Cp and Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, दैट प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर रिमेंस कांस्टेंट। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है, टेंपरेचर ना बढ़ता है ना कम होता है, इसका मतलब है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है कि देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इंटरनल एनर्जी जीरो तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इसका मतलब है जितनी भी हीट आप सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी किस में बदल जाएगी, वर्क में बदल जाएगी, ठीक है जी। ऑल द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल कन्वर्ट इनटू वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमने वर्क कैलकुलेट किया हुआ है, कितना कैलकुलेट किया हुआ है, dw इज इक्वल टू माइनस nRT log ऑफ हीट। क्या लिखा जा सकता है, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले, पिस्टन कैलकुलेट किया था, किसका वर्क कैलकुलेट किया था जी, वर्क डन बाय द पिस्टन। और अगर वर्क डन बाय द गैस आपने कैलकुलेट करना हो तो ये माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसमें और कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके जो साइंस हैं वो आपने ख्याल रखना है, आपने एक्सपेंशन के दौरान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है, क्लियर है जी। चल
आइसोकोरिक इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? तो दोनों चीजें ही होंगी जी। तो ये जो वर्क है ये भी पॉजिटिव से चले, फर्स्ट इधर आते हैं साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस में आगे जाकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इससे हमारा वास्ता पड़ेगा, और वो ये है कि वर्ड साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि आप जहां से चले, फर्स्ट इधर आए, वापस उसी जगह पे वापस आ गए। जिधर से आप चले वहां पर ही सिस्टम जहां से चला वहां पर ही वापस आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो जब आप जहां से चले वहां पर ही वापस आ गए, तो इसका मतलब है नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हुआ? जीरो। तो इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके इक्वल आएगा? dq इज इक्वल टू dw। dq इज इक्वल टू dw। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे बड़े काम आएगी। कहां? जब हमने नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है। ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस change in internal energy is equal to zero, so all the heat supplied to the system will convert into work. Clear है जी? I hope कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एब्जॉर्ब